गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन। आज हम IG2 का सेकेंड हजार्ड कैटेगरी पे डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम आज वाइब्रेशन के ऊपर फोकस करेंगे। नॉइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और किसी को अगर इसमें कुछ क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है अभी भी नॉइस के बारे में। और अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अब सीधे वाइब्रेशन पे आएंगे। वाइब्रेशन और नॉइस बहुत सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं और अक्सर एक साथ ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, नॉइस एंड वाइब्रेशन कई बार कॉमन भी ले लेते हैं लोग, बहुत सी चीज़ों में ये कॉमन एक्ट भी करते हैं। वाइब्रेशन के तौर पर आपने सुना होगा मोबाइल वाइब्रेट करता, तो बेसिकली वो 3D मोशन है। किसी भी चीज़ का अलग अलग डायरेक्शन में हिलना, अपनी जगह से चेंज करना अपने आप को, और उसके वजह से जो जो एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं, और उसके बाद उस सेक्शन को हम बेसिकली वाइब्रेशन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। वाइब्रेशन का मतलब मैंने मोटा मोटा बताया। आप लोग के हिसाब से क्या वाइब्रेशन यही है क्या जो मैंने बताया, या कुछ और भी है, या आप वाइब्रेशन को क्या समझते हैं? यहाँ छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर वाइब्रेशन की। इसके हिसाब से वाइब्रेशन इज द मैकेनिकल ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी एक खास जगह से अपनी जगह उसको ऑसिलेट करना, यानी अलग अलग जगह पे हिलना जाना। द ऑसिलेशन में be regular, such as a motion of a pendulum, or a random, such as movement of a tire or a gravel road. ये सब की सब एक जगह से हिलते हैं, है ना। The study of health effects of vibration requires many of the pressure waves generated by the vibrating equipment or structure. मोटा मोटी समझ लीजिए कि अपनी जगह से किसी ऑब्जेक्ट का हिलना और उस जगह के हिलने की वजह से उस जगह को इफेक्ट करना। मान लिया आपने कोई चीज़ पकड़ के, हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम साइंस नहीं यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। हर आदमी समझ भी नहीं पाएगा ना, इतना टाइम है इसको समझाने के लिए। लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर भी हिल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, अलग अलग। और आपने जब पकड़ा हुआ है तो आपके पास कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है जहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते। कभी इधर से कंट्रोल करते हैं, कभी इधर से कंट्रोल करते हैं, कभी इधर से कंट्रोल करते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो जिस भी सर्फेस पे होगा उस पर वो इम्पैक्ट डालेगा, और उसके चक्कर में मान लीजिए वो इम्पैक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे इम्पैक्ट कर रहा है अगर रेगुलर करता रहेगा तो उस जगह को इफेक्ट करेगा। ये है मोटा मोटा। ठीक। वाइब्रेशन एंटर्स बॉडी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑर्गन इन कॉन्टैक्ट विद वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट, जो भी मैंने बताया। When a worker operates a handheld equipment such as chainsaw or jackhammer, vibration affects hand and arms. Such an exposure is called as hand-arm vibration exposure. Normally ये होता भी है। यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट हम चलाते हैं जो वाइब्रेट करता हो, या पुअर मेंटेनेंस की वजह से उसके अंदर वो पार्ट्स हिलते हों, और जिसको जो पूरी बॉडी को हिला देते हों, और उसका इम्पैक्ट जिस पे भी वो टच कर रहा है उस पर पड़ता है, वो आमतौर पे वाइब्रेशन हम कहते हैं। इक्विपमेंट होता है आमतौर पे वर्क प्लेसेस में, आपके जितने भी एंगल ग्राइंडर हैं या पावर टूल्स हैं, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। Workers when sit or stands on a vibrating floor or seat, the vibration exposure affects almost the entire body and is called whole body vibration exposure. अब देखिए दो तरह की बात हुई, एक तो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो वो हाथ जिसने पकड़ा हुआ है या हैंड पूरा की पूरा, तो वो हैंड एंड आर्म्स वाइब्रेशन कह लीजिए। अगर पूरी बॉडी है, जैसे ट्रक ड्राइवर है या कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है बड़ी, तो वो पूरी बॉडी हिल रही है उसमें,
इम्पैक्ट की वजह से, तो वो फुल बॉडी वाइब्रेशन या होल बॉडी वाइब्रेशन कहते हैं, WBV भी कहते हैं उसको। इससे होता क्या है, द रिस्क ऑफ वाइब्रेशन इंड्यूस इंजरी डिपेंड्स ऑन द एवरेज डेली एक्सपोजर। जितनी देर तक और जितना ज्यादा वाइब्रेशन से वो आदमी एक्सपोज हो रहा है, उतनी ज्यादा उस बॉडी को इंजरी हो रही है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक एंगल ग्राइंडर है, ये मान लिया, चलिए ये हैंड ग्राइंडर मान लिया। अब आपने इसको पकड़ा है ऐसे कर, ये इसकी बॉडी है और ये इसका हैंडल है। जब इसको पकड़ रहे हैं आप, तो ये हिल रहा है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे, हर डायरेक्शन में। तो जब हिलता है तो जो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपके जो ये पाम है, पाम के जो या फिंगर्स हैं, जो जो पॉइंट्स हैं उसके, उस पे वो रेगुलर इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब इम्पैक्ट कर रहा है, सेल्स जो है ना उसको, वो उसको धक्का दे रहा है। तो हैंड के जो ये पाम के जो आपके जो वो सर्फेस है, जिसमें जो सेल्स हैं, वो जब इम्पैक्ट हो रहा है, तो बेसिकली वो सेल्स जिसके अंदर से आप पसीना निकलता है या ब्लड वेसल्स हैं या इस तरह की जितनी चीजें हैं, वो बेसिकली इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस 24 आवर्स का साइकिल है। हर वक्त आप एक्सपिरेट करते हैं, नहीं पसीना निकलता रहता है, बॉडी से पानी निकलता रहता है। लेकिन और या अगर कहीं हल्का छिल जाए, क्योंकि एकदम वन लेयर थिक है ये स्किन आपकी, उस एक लेयर के बाद जैसे आप यानी जो आउटर लेयर है, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, डर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। वो जो एपिडर्मिस है बेसिकली, वॉइस कट रही है सर, नेटवर्क सही नहीं है। आवाज सही नहीं आ रही। यस सर, कट रही है सर, पूरा कट कट के आ रही है। नेटवर्क पुअर लग रहा है हमारा नेटवर्क सर थर्सडे में, यहाँ पर थर्सडे और फ्राइडे में नेटवर्क पुअर रहता ही है, शाम के टाइम खासकर। शाम के टाइम तो डेली रहता है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे में चूंकि उम्रा करने के बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कंटिन्यू होगा तो इसको स्टॉप करेंगे, और मैं इस लेक्चर को पूरा करने के बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा अगर दिक्कत होगी ज़्यादा तो। ठीक है ना? मैंने जो पिछला वाला लेक्चर है नॉइस, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर भी दिया है। ठीक है ना? आप लोग मैडम से कहाँ से अपलोड किया सर? ओके सर, मैडम से कॉन्टैक्ट करके, ऐप पे है? जी जी जी, हेलो, आवाज फंस रही है सर। कॉन्टैक्ट करके बैच नंबर 49 में इंक्लूड हो जाइए अपने आप को, उसमें सारे लेक्चर इस तरह के जितने भी हम अपलोड कर देंगे। तो वो टेंशन नहीं लीजिए। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन या सॉरी दिक्कत हो रही है सिग्नल की, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं इस लेक्चर को पूरा रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है? तो हम बात ही कर रहे थे कि आपकी जो बॉडी, आपकी जो पाम है या हैंड है, जिससे आप उस इक्विपमेंट को पकड़ते हैं, जो हिलता है, तो आपके जो आउटर स्किन है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो जो कि हेलो फरहान साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, रुक रुक के आ रही है सर आवाज। तो सिग्नल का इशू है इसका मतलब। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैं लेक्चर्स को कंटिन्यू करूंगा। जो सुन पाएगा सुन लीजिएगा, नहीं सुना है आप लोग छोड़ दीजिए। इसके बाद मैं इसको पूरा जो है अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिए। ओके सर, ओके ओके, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ओके। तो पूरा सुन सकते हैं। अभी जो लोग सुन पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं वो खामोशी से स्किप कर जाएगी, क्योंकि मैं फिर आज बंद करूंगा, फिर कल स्टार्ट करूंगा, फिर वो आपको यही दिक्कत आएगी। इसलिए जो हो रहा है उसको लेट इट बी डन कंप्लीटली। ओके, सो क्या बात कर रहा, हाँ हैंड्स के बारे में। तो जो आपके हैंड्स की जो आउटर शेल है,
इसको आप स्किन की, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद की जो सेल होती है वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, बहुत सारे इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो जिसकी एंडिंग होती है, नर्व्स की एंडिंग होती है वो। जब ये आप ये जब इम्पैक्ट करता है तो एंडिंग पे धीरे धीरे इम्पैक्ट करता रहता है। अगर आप रेगुलर करेंगे काम, मतलब आप अगर कुछ देर करेंगे फिर छोड़ देंगे तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। कई बार आप बहुत देर तक किसी को पकड़ते हैं तो झंझनाहट होती है, थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। कई बार थोड़ी देर सुन हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि जब बहुत देर तक उसमें इम्पैक्ट पड़ता है तो जो ओपन पोर्स हैं, जो जिससे ब्लड वेसल्स या इस तरह की चीजें आती हैं, नर्व्स, वो बंद हो जाती हैं। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन आती है तो फिर वो खुल भी जाती है। उसके बाद उसको रेस्ट मिल जाता है, वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये चीज अगर डेली होगी और या फिर ज्यादा होगी, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा या बहुत देर तक होगा या रेगुलर होगा, उतना जो कि आपकी बॉडी जिसको सह नहीं सकती, या जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा है, तो उसके बाद क्या होगा, वो धीरे 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 करते करते, जैसे मैंने हम लोगों ने नॉइस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें ईयर सेल्स अंदर जो थे वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने की वजह से वो मुड़ जाते थे। इसी तरह से ये भी, इसके भी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो आगे वो बंद हो जाएंगी, और धीरे धीरे हाथ का एरिया या जो भी इम्पैक्ट का एरिया वो पूरा की पूरा बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन आना बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपकी स्किन जो है ये व्हाइट हो जाएगी कई बार, है ना। या उसमें चूंकि प्रेशर पड़ेगा और ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो दर्द भी होगा, खासकर सर्दियों में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा। तो ऐसे जो हम हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं, HAVS, ये बीमारी है। और आमतौर पे जो लोग इस तरह के इम्पैक्ट मशीनों पे काम करते हैं, या फुल बॉडी वाइब्रेशन अगर है, होल बॉडी वाइब्रेशन, उसमें पूरी बॉडी में ही कहानी होती है। तो अगर वो एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा है तो चाहे वो बॉडी हो, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे हैंड हो, कुछ भी हो, वो नुकसान पहुंचाती है। यही वाइब्रेशन का हजार्ड। द रिस्क ऑफ वाइब्रेशन इंड्यूस इंजरी डिपेंड ऑन द एवरेज डेली एक्सपोजर, एंड इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क takes into account the intensity and frequency of the vibration, the duration, normally in years, of exposure, and the part of the body which receives the vibration energy. इस तरह से ये टोटल वाइब्रेट करता है, इम्पैक्ट करता है। if we could watch vibrating objects in slow motion, you could see movements in different directions, अलग अलग डायरेक्शन में, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और वो हर जगह जहां जहां पे उसकी बॉडी है वो हिलेगा और टच करेगी उसको। ये उसका एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वाइब्रेशन का, ठीक। तो ये वाइब्रेशन हुआ। अब इसके हजार्ड्स क्या हैं, ये मैंने फिर बताया आपको, जैसे पहले बताया था कि हजार्ड्स जो है ना, वो जो चीजें इसकी नुकसान पहुंचा रही हैं आपको, उसे हम हजार्ड कहते हैं, ठीक। जैसे रिपीटेडली यूजिंग वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट्स सच एज ग्राइंडर्स और एंगल ग्राइंडर्स, चिपिंग हैमर्स, sanders, pavements, breaker, impact drills, air powered wrench, saw, all types, and even dental tools can all be source of vibration. अब ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि repeatedly using vibrating equipment beyond the capacity or without taking proper precaution, इससे नुकसान पहुंचेगा। अब इसमें ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, repeatedly using grinders for a longer time, regularly, over the years or over the month, or without taking proper rest, or repeatedly using chipping hammers, sanders, pavement, जो भी आप इस मशीन लिखना चाहें जो आपके वर्क प्लेस में है, ठीक। poorly maintained tools identified, using poorly maintained tools, इससे भी वाइब्रेशन आपको इफेक्ट पड़ता है। डिलीवरी वर्कर्स यूजिंग मोटर बाइक्स फॉर लॉन्ग टाइम, जो लोग बाइक पे दिन भर दौड़ रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, वो उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। आप अभी जो डिलीवरी बॉय है, ये आपके साइट के लिए नहीं होगा अगर कंस्ट्रक्शन है, तो ये उन लोगों के लिए जो इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं। ड्राइवर्स ऑपरेटिंग ट्रक, बस, फोकलिफ्ट, ऑफ रोड हॉलर्स, माइनिंग मशीन्स एंड लॉगिंग इक्विपमेंट्स, पेविंग मशीन्स, ये जो भी आपके वर्क प्लेस के हिसाब से।
working in area where heavy equipment such as dozer, dumpers, trucks, tractors, skid loaders, backhoe are working. Carpenters working with hand and table saw, planers, pneumatic और cartridge operated nail guns, इससे इम्पैक्ट पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा. ड्राइविंग ऑफ रोड और ऑपरेटिंग अ राइड ऑन व्हीकल अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, है ना, इससे जो है होल बॉडी वाइब्रेशन होगा. रेगुलर ऑफ रोड ड्राइविंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स फॉर सेवरल आवर्स और मोर पर वर्किंग डे, खासकर जो लोग बाइकिंग और हाइकिंग में जाते हैं करने के लिए. वर्क इन्वॉल्व जॉल्ट्स, शेकन और लर्चेस फ्रॉम साइड, जिसमें झटका उटका लगता है, ऐसे चीजों में जो काम करते हैं वो लोग. ये फरहान साहब बोलिए. जी सर, ये ड्राइविंग ऑफ रोड, ये थोड़ा सा इसका बताइए. ड्राइविंग ऑफ रोड मतलब क्या ड्राइविंग हुआ? ऑफ रोड, जी रोड पे ना चल के दूसरी जगह चलना, खेतों में, जंगलों में, ऑफ रोड ड्राइविंग कहते हैं हम तो, जी. उसकी बात हो रही है. ओके कई ओके. बार आप काम करते जी हैं जी. जहाँ पर रहते ओके हैं, सर. आपका वर्क प्लेस साइट में नहीं डेवलप हो रही है, वहाँ पर रोड होती नहीं, वहाँ पर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं या ट्रक चला जी रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या इस तरह की कोई भी चीज चलाते हैं, तो वो ऑफ रोड ड्राइविंग होगी ना. जी जी. ओके सर. वर्क इन्वॉल्व सीवियर शॉक, जिसमें झटका लगता हो, कुछ काम करने झटका लगा है, वो भी है ना. वेयर जोल्ट्स आर ट्रांसमिटेड इनटू ऑपरेटर सीट, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, इस तरह की चीजें. वर्किंग इन अ व्हीकल विद विच हैज नो सस्पेंशन और अ सॉलिड टायर, जो सस्पेंशन उसका खराब हो गया हो, स्प्रिंग उसकी जिसको बोलते हैं वो सब खराब, तो भी झटका लगता है. वर्किंग विद व्हीकल्स और मशीन्स इक्विपमेंट विच फॉर विच मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स ऑफ द व्हीकल वांस ऑफ, ऐसी मशीनें जो काम के लिए जरूरी होती हैं, काम करना पड़ता है उनसे, लेकिन जो उनके मैन्युफैक्चरर होते हैं उसमें ये बोलते हैं कि ये उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए वो गाइडलाइंस भी देते हैं कि आप इतनी देर चलाइए, इतनी फिर रेस्ट करिए या जॉब रोटेशन करिए. ऐसी मशीनें, इस तरह से जितनी भी आप देखेंगे ना, आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया वाइब्रेशन का, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो मूविंग इक्विपमेंट हो, चाहे ट्रक बस हो, कोई भी चीज, चाहे फुल बॉडी हो, चाहे होल हैंडहेल्ड मशीन हो, जो भी वाइब्रेट कर रही है वो आपको नुकसान पहुंचाती है अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट से, टाइम से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आपकी हेल्थ पुअर है, या आपकी एज ओवर है, जहां पर हड्डियां जो है बहुत हार्ड हो चुकी हैं, उनको अगर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा तो नुकसान पहुंच सकता है. ये सारी की सारी कंडीशंस हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं. आप अपने वर्क प्लेस में इन सारी चीजों को एनालाइज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं कि यूजिंग फला मशीन, है ना, और यूज बाय द पीपल ऑफ मोर देन 40 years of age रेगुलरली, ना, मोर देन द टाइम अलाउड, है ना, या मशीन्स नॉट मेंटेन. आमतौर पर ऐसा होता भी है, जो मशीनें लोग इस्तेमाल करते हैं मेंटेन नहीं करते तो उनके हाथ दिक्कत आती है. ठीक, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं. ये मैंने सारा जो है ओशा से और जगहों से लिया है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कैसे नुकसान पहुंचाता है. अब ये वही बात जैसे हमने नॉइस में डिस्कस किया था कि वो पूरा मैकेनिज्म बताना है किस तरह से आपकी हेयरिंग को वो खराब करता है, उसी तरह से कैसे वाइब्रेशन आपको नुकसान पहुंचाता है वो यहाँ पे लिखना है. वाइब्रेशन कैन कॉज चेंजेस इन टेंडन्स, मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स एंड कैन इफेक्ट नर्वस सिस्टम. Collectively, these effects are known as hand and arm vibration syndrome, जो आमतौर पे होता है. Worker affected by hives commonly report attack of whitening या blanching, स्किन जो है आपके हाथ की व्हाइट हो जाती है ना, उसकी शिकायत करते हैं. फिर उनको बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, खासकर ठंड के दिनों में. Vibration induced hearing conditions progress slowly. In the beginning, usually starts as a pain. As the vibration exposure continues, the pain may develop into a injury or disease. Pain is the first health condition that is noticed. अगर ऐसे काम कर रहे हैं आप, जब दर्द होना शुरू होता है तो ये पहली इंडिकेशन है कि आपके हाथ में ये चीजें डेवलप हो रही हैं एंड शुड बी एड्रेस्ड. अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट विद वाइब्रेटिंग मशीन ट्रांसफर वाइब्रेशन एनर्जी, ये आपको लिखना है जो मैंने ब्लू में किया हुआ है. ये है किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रही है. कॉन्टैक्ट विद वाइब्रेटिंग machine transfer vibration energy into the organs of the body. Vibration affects organs in contact with such as hand,
कंटिन्यूस वाइब्रेशन डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द एक्सट्रीमिटीज, यानी आपके जो नर्व एंडिंग्स होती हैं यहाँ पर एक्सट्रीम यानी लास्ट इसमें, उसमें ब्लड फ्लो को डिक्रीज करती हैं. देयरफॉर बॉडी is less effective at transferring oxygen and other vital nutrients to the cells when they need it most. The effect of vibration exposure also depends on the frequency of vibration. Each organ of the body has its own resonant frequency. If exposure occurs at or near any of these resonant frequencies, the result effect is greatly increased. ये आपको मैकेनिज्म लिखना है कि किस तरह से ये वाइब्रेशन आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है. फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बताया आपको कि आपके ये जो मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ ये आपके ऐप में ऑलरेडी मौजूद है, वहां से भी आप देख सकते हैं. अब इसके बाद यहाँ पे आता है लेटेंसी पीरियड. लेटेंसी पीरियड का मतलब होता है जब कोई बीमारी या कोई भी चीज, बीमारी नहीं, शुरू होती है और डेवलप होती है और जब आपको ये नजर आती है, वो स्टार्टिंग से लेकर जब आपको वो विजिबल होती है उस या वो इतनी बड़ी हो जाती है ना, जो आप नजर आने लगती है, तो उसको हम लेटेंसी पीरियड कहते हैं, जिसमें वो चीज डेवलप होती है, डेवलपिंग पीरियड कह लीजिए. फ्रॉम यानी जो वाइब्रेशन का जो लेटेंसी पीरियड है, जो कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द ऑनसेट कैन बी एज लिटिल एज 2 years एंड एज लॉन्ग एज 17 years. ये लगातार आप कर रहे हैं तो साल 2 साल तक वो डेवलप हो रही है. जब वो डेवलप हो गई अब वो इम्पैक्ट करना शुरू करेगी, और ये ऐसा भी हो सकता है कई बार बहुत दिन तक आपको नजर ना आए, इवन समटाइम इट गोज एज लॉन्ग एज 17 years, और आपका हाथ कुछ पकड़ नहीं पा रहा है, कुछ महसूस नहीं कर पा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द टूल्स यूज्ड एंड वर्क परफॉर्म. इसके अलावा ये सेगमेंटल वाइब्रेशन भी होता है. वाइब्रेशन ही आप समझिए affects the organ or part of, यानी कुछ खास पार्ट को, सेगमेंटल वाइब्रेशन का मतलब एक खास एरिया को इम्पैक्ट करता है. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेगमेंटल वाइब्रेशन इज हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन, जो हाथ पे होता है, कुछ फुल बॉडी पे भी होता है. ये पूरा ग्रुप है, चेन सॉ, शिपिंग टूल, जैक हैमर, जैक लेग ड्रिल, ये सब एक ही तरह के हैं जो कि हाथ से ऑपरेट होते हैं और ये इनको इम्पैक्ट करता है. होल बॉडी वाइब्रेशन, उसका निशानी क्या है? फुल बॉडी के तो मैंने बताया था, आपके हाथ सफेद हो जाता है, ब्लैंचिंग हो जाती है. जो फुल बॉडी वाइब्रेशन उसमें हेडेक शुरू हो जाता है, मोशन सिकनेस, यानी बार बार आपका लूज मोशन होने लगता है, क्रॉनिक बैक पेन, पीठ में कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम, पेट गड़बड़ होने लगता है, स्लीप एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ये निशानियां हैं. Using vehicle off-road increases the risk of jolt and jarring. For this reason, employees that drive or operate heavy plants and equipments, such as construction plant, agricultural machines, are especially at risk. अब आपके पास मैंने मोटा मोटा बता दी कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, ये कैसे, ये हजार्ड कौन कौन से इसमें जुड़े हुए हैं, कैसे नुकसान पहुंचाता है, और कौन सी इंडस्ट्री में किस तरह के लोग हैं जिनको नुकसान पहुंचता है, ये सब हमने कर लिया है. ये यहाँ पर मोटा मोटा एक लिस्ट है कि कौन से इंडस्ट्री में किस तरह का वाइब्रेशन और उसका क्या सोर्स है. अब ये इससे भी आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या असेसमेंट कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के हिसाब से इसको आप चूज कर सकते हैं. ठीक, इसका नतीजा क्या होता है? एक तो मैंने ये बताया, वाइब्रेशन वाइट फिंगर डिजीज, WFD है ना, एक हैंड एंड आर्म्स वाइब्रेशन सिंड्रोम, एक क्या बोलते हैं होल बॉडी वाइब्रेशन, सारी टिंगलिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, आपके इसमें हल्की हल्की चींटी काटती रहती है, वाइटनिंग हो जाती है, फिंगर से सफेद हो जाता है, लॉस ऑफ लाइट टच, पेन एंड कोल्ड, वहाँ पे जो है ना दर्द बहुत होता है, ठंड बहुत जल्दी लगती है, लॉस ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ, पकड़ ढीली हो जाती है, आप पकड़ नहीं पाते कोई चीज ना, बोन सिस्ट इन फिंगर, कोई आ रहा है शायद, 1 मिनट बस.
इसके अलावा हैव्स, ये सारी बीमारियां हैं। आपको इन बीमारियों का सबका जिक्र नहीं करना, आपको उस प्रोसेस का जिक्र करना है अपने जब आप लिख रहे होंगे। हाउ वाला जो पार्ट है कॉलम नंबर 2 में, हु एंड हाउ। हु कौन होगा? ऑपरेटर, जो भी मशीन ऑपरेट कर रहा है ना, उसी को ये नुकसान पहुंचता है। ये नॉइस की तरह से आसपास लोगों वाले लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ये इसमें सिर्फ वो जो लोग काम कर रहे हैं, द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द मशीन और इक्विपमेंट और द प्लांट। अगर ट्रक ड्राइवर है, आपकी ट्रक की कंपनी है ट्रांसपोर्टिंग, तो ट्रक ड्राइवर्स आर एक्सपोज। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो आर ऑपरेटिंग द ड्रिल मशीन और इम्पैक्ट मशीन्स और जैक हैमर और ग्राइंडर एंगल जो भी है, उस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आप जो उसके आसपास लोग हैं उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि वो जो वाइब्रेट कर रही है वो बॉडी, वो आपको इम्पैक्ट कर रही है, वो पूरी बॉडी या सबको इम्पैक्ट नहीं कर रही है। ओके, तो ये सारी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद फिर कंट्रोल मैकेनिज्म। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि जब आप कंट्रोल की बात करते हैं तो आपके पास बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हमने इसमें लिखे हुए हैं। आपको ये सारे नहीं लिखने हैं, आपके जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसके लिए आप हज़ार्ड डेवलप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर आपको चूज करना रहेगा इन सारे कंट्रोल मेजर्स में से। फिर उसमें से आपको इसको बनाना पड़ेगा कि कौन सा हज़ार्ड मतलब पहले आपको कंट्रोल करना है, यानी कौन सा कंट्रोल मेजर पहले होना चाहिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से करके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो लिखना है। तो देख लेते हैं क्या है हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से। यूजिंग अच्छा, मैंने ये भी बताया था उस दिन कि जब आप कंट्रोल मेजर लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज में फर्क होता है, क्योंकि कॉलम नंबर 3 और 4 जो है, कॉलम नंबर 3 में है कि क्या कंट्रोल आपने लिया है, ले रखा है, और क्या फर्दर कंट्रोल मेजर आपको लेना है। कंट्रोल मेजर तो लिमिटेड है, उसमें से कुछ आप ले चुके हैं और कुछ आपको लेना है। तो अगर मान लीजिए 15 कंट्रोल मेजर्स हैं, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कम है, ऐसे करके, लेकिन है सब कंट्रोल मेजर्स। तो एक तो उसमें हायरार्की का ध्यान रखना है कि एलिमिनेट करने वाले पहले कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, फिर सब्स्टिट्यूशन वाले, फिर इंजीन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपी, इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरा, आप जो कंट्रोल मेजर हैं उसमें से जितने आप ले चुके हैं, अगर 5 कंट्रोल मेजर ले चुके हैं और 15 टोटल कंट्रोल मेजर है, तो 10 आपको क्या बोलते हैं फर्दर कंट्रोल मेजर में लिखना है। अगर आपने 10 लिए हुए हैं तो 5 बचे हैं, वो भी लिखने हैं, उनको भी हायरार्की के हिसाब से लिखना है। लेकिन आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज होगी, व्हाट कंट्रोल मेजर्स आर ऑलरेडी बीन टेकन, पहले क्या, तो उसकी वी आर डूइंग और वी आर प्रोवाइडिंग और इट हैज बीन प्रोवाइडेड एंड ऑल द पीपल आर ट्रेन, इस तरह से जो लैंग्वेज है ना, वी आर इंश्योरिंग, इस तरह से लिखेंगे। जो फर्दर कंट्रोल मेजर्स हैं उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उसमें आप लिखेंगे कि प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, इंश्योर, कमांडिंग वर्ड्स होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि कैसे कंट्रोल करेंगे आप, इंश्योर करना है। तो उसके लिए वो वर्ड्स जो होंगे सेंटेंस बनाने के टाइम पे आपको इन तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि इंश्योर दैट ऑल द पीपल हैव प्रॉपर पीपी, इंश्योर दैट ऑल द मशीन्स आर properly maintained, ensure all people are trained, provide job specific tools, provide tools with lesser vibration, इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल करना है। ठीक, अब हम कुछ कंट्रोल मेजर्स को देख लेते हैं, जैसे कि खासकर इसमें इस वाले में यूजिंग मशीन एंड इक्विपमेंट विच प्रोड्यूस लोअर वाइब्रेशन, ये कंट्रोल मेजर है ताकि आपका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर बाय मेंटेनिंग इक्विपमेंट, ये भी कर सकते हैं आप।
क्या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, रिस्ट्रिक्ट द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड देन प्रोवाइड प्रॉपर मेंटेनेंस। ये दो अलग अलग तीन हो, ये दो हो जाएंगे अलग अलग। मॉडिफाई द वर्किंग कंडीशंस व्हिच कैन हेल्प प्रिवेंट एडवर्स एनवायरनमेंट, मॉडिफाई करना कंडीशंस को। यूज प्रॉपर पीपी और जॉब रिक्वायर्ड पीपी और वाइब्रेटिंग ग्लव्स, या अगर बॉडी की बात है तो उस तरह का पीपी जो वाइब्रेट आपको कम करे। वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेलेवेंट ईएवी will be exceeded, a written risk assessment should be undertaken. This should identify risk reduction procedures to eliminate the exposure at source or reduce exposure to as low as possible. ठीक, EAV मतलब ELV मतलब एक्सपोजर लिमिट वैल्यू, तो कितना तक एक्सपोज हो सकता है आदमी। जैसे आप बोलते हैं ना कि दवा खाना है तो हम 10 ml खाना ही बच्चे के लिए या बड़े के लिए, ये लिमिट होती है, एक्सपोजर लिमिट, लिमिट वैल्यू भी 5 ml उनकी लिमिट है, ज़्यादा खिलाएंगे तो नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह से कितना वाइब्रेशन एक आदमी झेल सकता है, इन सब की स्टैंडर्ड लिमिट होती है। हर कंट्री के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं या लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, आप उतना तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। जैसे नॉइस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 85 dB फॉर 8 आवर्स, अगर इस लेवल तक का नॉइस है तो आप काम कर सकते हैं 8 घंटा। इसके ऊपर है तो फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा एडिशनल। इसी तरह से हर हजार्ड के लिए ये लिमिट है। व्हेन ड्राइविंग ओवर द पॉटहोल्स और रॉक्स, वर्कर शुड बी अवॉइडेड और अल्टरनेट रूट शुड बी, अगर रास्ता बहुत खराब है तो ऐसा रास्ता चूज करिए जिसमें झटके कम लगे ताकि वाइब्रेशन कम हो बॉडी में। इंडिविजुअल हुज हेल्थ इज एलिवेटेड, पर्टिकुलरली रिस्क फ्रॉम WB शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिक्वायर्ड प्रिकॉशन। जो लोग इनके इस तरह के होते हैं जिनको इम्पैक्ट हो सकता है बॉडी पे, हेल्थ अच्छी नहीं है या हड्डियां कमजोर हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको ऐसे काम में ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के लिए कहें या उनको अवॉइड करें। वेयर द WBB और एक्सपोजर लिमिट में बी एक्सीडेड, देयर आर स्टाफ एट एलिवेटेड रिस्क हु डू वर्क विद इक्विपमेंट दैट में एक्सपोज अबीबी, यानी जो भी इस तरह के लोग हैं। All purchase of new ships, new equipments, high-speed boats, planes and powered ride machinery should involve consideration. जितने भी मशीनें आप खरीदें, आप पॉलिसी बना सकते हैं नॉइस की और वाइब्रेशन की, कि ऐसी मशीनरी खरीदें जिसमें लोएस्ट वाइब्रेशन हो। 10 तरह की ग्राइंडिंग मशीन है, अब जब उसे डेटा देखेंगे तो उसमें वाइब्रेशन बता दें कि ये कितना वाइब्रेट कर सकता है। तो आप पॉलिसी बना सकते हैं कि लोएस्ट लेवल की जो वाइब्रेशन हो वो हम लेंगे, भले ही महंगी आएगी लेकिन उससे वाइब्रेशन कम होगा। ओल्डर आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट विच जनरेट हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन एंड सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन, प्रोग्राम फॉर रिप्लेसमेंट, और जब पुराने हो जाए तो उनको हटा दिया जाए ताकि वाइब्रेशन लोगों को ना इम्पैक्ट करे, या उनका मेंटेनेंस। सुटेबल सर्विलेंस फॉर दोज एम्प्लॉइज हु मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टाफ, जो लोग इस तरह के हैं जिनको नुकसान हो सकता है, आप रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करें, चेक करते रहें कि आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, हाथ में कुछ दिक्कत तो नहीं दिखाई, हाथ दिखाई ज़्यादा था, कुछ झंझनाहट तो नहीं हो रही है। इस तरह के सर्विलेंस प्रोग्राम आपके हो सकते हैं। इंश्योर्स वर्कर्स आर इन्फॉर्म अबाउट द, वर्कर्स को भी मालूम हो कि ये जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या वाइब्रेशन से क्या नुकसान हो सकता है, तो उसका भी इनको अंदाजा हो ताकि वो खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखें। रिव्यू वाइब्रेशन रिस्क असेसमेंट रेगुलरली, रिव्यू मेजर्स इन प्लेस ऑफ टू एलिमिनेट, कोशिश करें इनको कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। कोशिश करें कि एम्प्लॉय को बहुत दिन तक उस काम पे ना रखें, ऑल्टरनेट काम देते रहें ताकि बहुत दिन तक वो उसमें एक्सपोज नहीं, कि जैकहैमर चलाने के लिए है तो साल भर 2 साल तक जैकहैमर चला रहा है, आप कर सकते हैं 1 महीना ये चलाएगा इतनी देर तक, उसके बाद ये दूसरे काम पे लग जाएगा और 1 महीने के बाद तो चलाएगा भी नहीं, दूसरी टीम आएगी, दूसरी टीम को तैयार कर लेगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जॉब रोटेशन कर लीजिए आप, चाहे टाइम लिमिटिंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर। रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, जो मैंने बताया आपको, उनको मेडिकल कंडीशन, उनका एग्जाम लेते रहना। एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से समझते हो उस रिस्क को, क्यों ऐसा हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे
विच वर्क इक्विपमेंट एंड प्रोसेस कॉज वाइब्रेशन, यहाँ पर दिया हुआ है सब चीजें डिटेल में। इस तरह से बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं, आप इसको देख सकते हैं एंड यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ये तकरीबन कितना है, 62 है तकरीबन, और उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इतने सारे कंट्रोल मेजर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपके वर्क के स्पेसिफिक के हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। ओके, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि डू नॉट कॉपी सेंटेंसेस, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस के लिए है, आप उसको समझिए, पढ़िए और नॉलेज हासिल करिए और अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिखिए। डू नॉट राइट मोर। 62 है तो आपने सोचा कि हम लिख देंगे 20-25 तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है। आपके वर्क रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं। ठीक, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। कोई और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? कोई क्वेश्चन? नोबडी? कोई सवाल? कुछ नहीं? असलम साहब, आशुतोष, कुलदीप, परवेज। ये लेक्चर उस पे ऐप पे अपलोड है सर? नहीं, तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद अपलोड कर ठीक है सर, अपलोड कर दीजिएगा इसको। अभी पूरा देखा नहीं गया है, अब मैम से बात करके देख लिया है पूरा। ओके, तो कोई सवाल नहीं है? ठीक है सर, ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके देन, थैंक यू।